स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का आपका जो है झारखंड शिक्षक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद द्वारा जो आपका जो है जारी किया गया आपका जो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का जो आपका है मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे। कौन सब्जेक्ट का देखें तो सब्जेक्ट आपका जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो आपका है सेट 2 देखेंगे। सेट 1 अपलोड हो चुका है, अगर उसे ना देखे तो आपका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसे देख लीजिएगा। और इससे पहले जो आपको है क्लास 9 का जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर वे सभी वीडियो को नहीं देखे तो वे सभी वीडियो का भी लिंक जो आपका है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और सभी वीडियो को देखिए और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। कुछ आपका जो समान निर्देश दिया है, अगर आप सेट 1 को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा पैटर्न आपका एग्जाम में रहेगा। अगर आप सेट 1 को नहीं देखें तो आपको सेट 2 से पता चल जाएगा और सेट 1 को आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। तो आपका फुल मार्क्स 40 है और समय 1.5 घंटा है, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्जाम लिया था मार्कशीट पर उसी प्रकार आपका जो नंबर और समय दिया जाएगा। समान निर्देश की बात करते हैं तो कि आपका जो पॉइंट है कि परीक्षार्थी जो यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, मतलब जो आपको एग्जाम में अपने शब्दों में उत्तर देना है जो आपको समझ में आए। कुल प्रश्नों की संख्या क्या है 19 है। कुल प्रश्न आपका एग्जाम में 19 रहने वाला है, जिसमें कैसे देना आपको उत्तर तो बताते हैं। तो देखिए आपको जो है प्रश्न 1 से 7 तक क्या तो अति लघु है, यानी वेरी शॉर्ट आपका है, जिसमें आपको 7 प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न को उत्तर देना है और एक प्रश्न का नंबर 2 नंबर रहेगा, यानी 10 नंबर आपको जो है शॉर्ट में दिया जाएगा। देखेंगे उसके बाद हम लोग आपका जो है शॉर्ट इसमें देखे थे वेरी शॉर्ट। शॉर्ट में आपका क्या तो लघु तरीके में आपका जो है 8 से लेकर 14 तक है लघु तरीके, यानी 7 प्रश्न पूछेगा। 7 प्रश्न में आपको जो है देखिए क्या कि 5 प्रश्नों को उत्तर देना है और जिसमें 3 अंक, एक प्रश्न में 3 अंक आपको दिया जाएगा। और बात करते हैं आपका जो अंतिम आपका जो लॉन्ग प्रश्न, यानी लॉन्ग में कैसा पैटर्न रहने वाला है, तो लॉन्ग में आपको 5 प्रश्न रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 3 प्रश्न का उत्तर देना है, एक प्रश्न का 5 नंबर रहेगा, यानी 15 नंबर आपका जो लॉन्ग में दिया जाएगा, 15 नंबर शॉर्ट में और 10 नंबर आपका जो वेरी शॉर्ट में, यानी तीनों मिलाकर क्या आ गया 40 नंबर आ गया। तो 40 नंबर कैसे उठाना है तो वीडियो में देखिए और समझिए, और जितना भी मैं बता रहा हूँ सभी को कॉपी पर जरूर नोट करिएगा। तो आपका पहला प्रश्न क्या पूछता है कि खंड आ में क्या है तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है कि नाथसी जो है पार्टी की संस्थापक कौन था। नाटसी पार्टी का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। जो पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिटलर। हिटलर क्या था तो नाटसी पार्टी का संस्थापक था हिटलर, ठीक है, इसको नोट करके देखेंगे 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न में पूछता है आपका झूम या घुमांतु खेती किसे कहते हैं। देखिए नाम से पता क्या चलता है, झूम मतलब झूमना, घूम मतलब घूमना, यानी दोनों एक प्रकार का खेती है। तो किसे कहते हैं देखेंगे इसका उत्तर। तो देखिए ये लाइन आपको नहीं लिखना है, इसको काट दीजिएगा। यहाँ से लिखिएगा एक आदिम प्रकार की कृषि जिसमें जो पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और जो है साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करने के बाद जो बीज को बो दिया जाता है। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। इसी प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, झूम या घुमांती खेती कहते हैं, जो झुमझुम या घूम घूम कर खेती किया जाता है। तो इसको नोट करिए। 3 नंबर का प्रश्न हम लोग क्या है कि 3 नंबर का प्रश्न में दिया गया जो आपका निर्धनता की परिभाषा कीजिए। परिभाषा लिखिए, जो आपका निर्धनता क्या होता है इसका परिभाषा लिखना है। तो देखिए निर्धनता का अर्थ उस, देखिए यहाँ रासायनिक नहीं हो, इसको काट लीजिए। उस प्रक्रिया, निर्धनता का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य अपने से जीवन के आधारभूत या बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। तो देखिए आपका जो आधारभूत या बुनियादी आवश्यकता किसको कहा जाता है इसको पहले समझिए, क्योंकि अगर आप इसको समझते हैं तो इसका आंसर खुद पर खुद लिख दीजिएगा। देखिए आपको जो आधारभूत और या बुनियादी आवश्यकता होता है 3 चीज़ होता है, ठीक है। अगर आपके पास ये 3 चीज़ है तो आप निर्धनता रेखा के नीचे नहीं है। अगर आपके पास ये 3 चीज़ नहीं होती है तो आप निर्धनता रेखा के नीचे आ जाते हैं। तो क्या तो पहला क्या तो रोटी है, पहला रोटी आपका, दूसरा क्या तो कपड़ा है और तीसरा क्या तो मकान है। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, जिसके पास ये तीनों चीज़ है वो कभी निर्धनता रेखा के नीचे नहीं आएगा। तो इसको नोट करिए, समझ लीजिए और आपको जो है एग्ज़ाम में अपने से उत्तर देना समझ कर जितना भी समझ सको और कॉपी पर ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं दिया गया है।
तो ये नोट करिए, कॉपी पर याद करिए और समझिए। तो 4 नंबर का क्या प्रश्न है कि भूखमरी से आप क्या समझते हैं। ये जो भूखमरी है आप इससे जो है क्या समझते हैं। तो विटामिन, पोषक तत्वों तथा ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को जो भूखमरी कहते हैं या कुपोषण का सबसे चरम ऊपर है, यानी ये सबसे ऊपर में आता है। तो इसको नोट करिए। अगला देखेंगे हम लोग क्या, तो 5 नंबर, तो भूखमरी आपका जो है चरण ऊपर पर आता है। 5 नंबर का प्रश्न में पूछता है आपका कि जो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के जो मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारत संविधान द्वारा जो कितने प्रकार के है, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है। ठीक है, तो 6 को देखिए क्या क्या है, तो 6 को नाम लिखना है। तो पहला क्या, तो आपका जो है पहला आपका जो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसका बाद आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 जो आपका अधिकार है मुख्यतः मौलिक अधिकार प्राप्त है संविधान में। ठीक है, तो ये 6 अधिकार आपको मिलना ही चाहिए और मिला भी है, तो इसको नोट करिए। अगला हम लोग देखेंगे 6 नंबर को, तो 6 नंबर में है कि आदर्श आचार संहिता जो है आदर्श आचार संहिता क्या है। तो क्या है, तो आदर्श चुनाव आचार संहिता असल में जो है चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और जो है अभ्यर्थी में जो है अभ्यर्थी के मार्गदर्शन के लिए जारी दस्तावेज है। नोट करिए, इसको हम लोग देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न को। तो देखिए 7 नंबर में पूछा गया कि प्राकृतिक जो वनस्पति का क्या अर्थ है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ बताना है। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई है। नेचुरल वृक्ष यानी नेचुरल जो आपका ट्री है, जो आपका जो है यही को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जो आपको मनुष्य के बिना जो है सहायता से कोई भी वृक्ष अपने आप बढ़ता है। यह मनुष्य में मदद की जरूरत नहीं है और वह जो कुछ भी पोषक तत्व तो इन्हें नए प्राकृतिक वातावरण से ले लेते हैं, इसी को कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति, जो आपका जो है यह अर्थ बताता है। तो इसको नोट करके देखेंगे हम लोग 8 नंबर को। 8 नंबर में जो आपका पूछता है कि जो आपका नास्तिकवाद जो है कि नास्तिकवाद की मुख्य विशेषता क्या थी। उत्तर क्या हो जाएगा, नास्तिकवाद के अनुसार जो राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए है ना कि जो है राज्य लोगों के लिए। तो नास्तिकवाद लोकतंत्र तथा समाजवाद को जड़ से मिटा देना चाहिए। तो इसी प्रकार आपका जो मुख्य विशेषता बताया गया, तो इसको नोट करिए। उसके बाद देखिए आपका जो 9 नंबर का प्रश्न पूछता है कि वनों का जो है जीविका से किस प्रकार का संबंध है। वनों को जीविका से किस प्रकार का संबंध है, तो उत्तर वनों को जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वन वाढ तथा भूमि कटाव से रोकथाम करता है। वनों से हमें कई प्रकार के खाने के सामान मिलते हैं। वनों कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। वनों कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। वन नहीं रहने पर ये पशु पक्षी जो विलुप्त हो जाते हैं। यानी वन जब रहेगा, यानी जब आपका जो है जंगल रहेगा तभी वहाँ पर जो है पशु पक्षी रहता है। जंगल में ही जो आपका पशु पक्षी मिलता है। अगर यही सब आपका जंगल ही नहीं रहेगा तो आपको जो जानवर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी में इसको बताया जिसमें आपको जो है बाढ़ और जो है भूमि कटाव से रोकथाम किया जाता है। अगला देखेंगे हम लोग 10 नंबर को कि निर्धनता रेखा जो है, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। उदाहरण के साथ कथन का जो समर्थन करे, तो उत्तर हम लोग देखेंगे जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत को नहीं पूरा कर पाता है उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। पर समय और के साथ इस रेखा में परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग जो लोग रहते हैं। मैंने अभी बताया जिसके पास जो 3 चीज़ें, क्या तो रोटी कपड़ा मकान, जिसके पास 3 चीज़ें नहीं है वो निर्धनता रेखा के नीचे आता है। अगर जिसके पास जो है 3 चीज़ें है तो ये निर्धनता रेखा के नीचे नहीं आएगा। और कुछ भारत में ऐसे लोग हैं जो कभी कभी निर्धनता रेखा के नीचे चले जाते हैं और कभी कभी नहीं। जैसे कोरोना के समय जो है बहुत सारे लोग जो निर्धनता रेखा के नीचे चले गए हैं और कुछ लोग जो है नहीं। तो ये अलग अलग लोग क्यों रहते हैं, मतलब अलग अलग देश में भी अलग जगह भी रहता है ये। उसके बाद देखिए आपका जो 11 नंबर का प्रश्न जो पूछता है कि देखिए कि कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक जो है ग्रस्त हो सकते, अधिक ग्रस्त क्या से, असुरक्षा खाद्य से।
तो निम्न लोग खाद्य सुरक्षा से असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है। पहला अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातीय के कुछ वर्गों को जिनके पास भूमि नहीं होती या फिर भूमि की उत्पादकता का जो बहुत कम होता, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपका कि वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सार्वत्रिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है, वही लोग भी खाद्य सुरक्षा से जो अधिक ग्रस्त है असुरक्षा से। तीसरा, खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम जो है उम्र के बच्चों का यही जो है खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त आबादी में यही सबको माना जाता है। देखेंगे हम लोग 12 नंबर का प्रश्न, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग के बारे में बताइए, इसको बताना है। तो देखते उत्तर क्या पूछा है, इसमें क्या बताया गया उत्तर में। तो देखिए आपका जो उत्तर बताया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आपका एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार जो संरक्षण अधिनियम 1933 का प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार कहते हैं। जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 को जो है की गई थी। इसको नोट करिए कॉपी पर। अगला 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछता आपका कि जो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां है, सभी को बताना है। तो पहला क्या जगह देखें, पहले देखेंगे स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां में शामिल है। पहला है उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धन शक्ति, राजनीतिक मैदान में प्रवेश करने वाला अपराधी तत्व, पारिवारिक राजनीतिक नीतियों और व्यवहार में पार्टियों का समानता, नुकसान, छोटे दल और जो निर्दलीय उम्मीदवारों को नुकसान। ये जो आपका यानी 5 जो आपका है क्या है, तो जो आपका भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की यही चुनौतियां दी जाती है। 14 नंबर का प्रश्न में क्या पूछता है कि देखिए कि भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? जब भारत में वर्षा होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति जो आपका त्रिभुजाकार है, जिसके कारण मानसून 2 भागों में बांटा गया। जो त्रिभुजाकार में ऐसा आकार में जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का आकार जो आपका त्रिभुजाकार में है, जिसको 2 भागों में बांटता है। तो क्या क्या भाग है? तो आपका पहला है अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी जो आपका बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्र गति से उत्पन्न पूर्व में से प्रवेश करती है और वह वहाँ पर जो स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा जो प्रदान करती है। यहाँ उच्च पर्वत है जिसके कारण जो मानसून पवन है पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे पवन पश्चिम की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम हो जाती है। यही कारण के उत्तर जो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। यही कारण है कि जो आपका जो वर्षा जो आपका पूर्व से बहता है तो पश्चिम जाते जाते जो घट जाता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जो वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। अगला हम लोग देखेंगे अपने का जो प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। तो नासिस ने जो जनता पर जो पूरा नियंत्रण हासिल जो करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, तो देखेंगे इसका उत्तर। तो देखिए आपका जो पहला जो आपका पॉइंट है उत्तर का कि हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थाओं को समाप्त करना शुरू कर दिया था। जर्मन संसद में हुए रस्म अग्निकांड से उनका जो है रास्ता आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से जो है अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी को छीन लिया गया। 3 मार्च 1933 को जर्मनी से प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दिया गया। अगला पॉइंट क्या है आपका 4 नंबर का पॉइंट कि ट्रेड्स यूनियन पर जो पाबंदी लगा दी गई।
अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर जो है राज्य ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। पूरे समाज को नास्तिक के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्थाओं को करने की सुरक्षा दस्तों गठित किए गए है। ये आपका जो 15 पॉइंट का 15 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, जिसमें 6 पॉइंट को बताया गया, तो 6 को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पर जरूर नोट करिएगा। 6 नंबर का आपका जो 16 नंबर का आपका जो प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित पर जो आपको टिप्पणी डालेगा, नहीं जो आपको जो है टिप्पणी को इंग्लिश में बोलते हैं कमेंट बोलते हैं, जो आप वीडियो को कमेंट में लिखते हैं उसी को। तो न्यूनतम समर्थित कीमत, न्यूनतम समर्थित कीमत, तो न्यूनतम समर्थित मूल्य वो मूल्य होता है जो सरकार किसानों के लिए तय करती है। जब भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसान से गेहूं और चावल खरीदता है, तभी किसान उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य जो है कहा जाता है। मतलब जब किसान जो है अपना अनाज को जो है बेचते हैं राज्यों में, किसान जो आपको जो चावल खरीदता है, तब किसानों ने उनकी फसल के लिए जो घोषित कीमत है वही दी जाती है। मतलब जो पहले से दिया जा रहा है वही कीमत को उसको दिया जाता है, जो कि न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है इसी को। उसके बाद देखिए आपका जो 2 नंबर का प्रश्न पूछता है कि बफर स्टॉक जो आपका एक प्रणाली का योजना है जो अच्छे फसल के समय कीमतों को एक निर्दिष्ट जो सीमा से नीचे गिरने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदी और स्टोर करती है, यही को बफर स्टॉक कहा जाता है। ग नंबर आपका है कि पॉइंट की निर्गम कीमत क्या, तो जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों में जो बाजार कीमत से कम कीमत पर जो अनाज का वितरण किया जाता है, उस पर कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं, उस कीमत को निर्गत कीमत कहा जाता है। 17 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्णन कीजिए। यानी 6 को जो आपको मौलिक अधिकार थे वही को इसमें व्याख्या करना, वर्णन करना, सभी को बारीक बारीक से बताना है। तो पहला आपका था जी कि समानता और जो समानता का अधिकार, तो इसका अर्थ है कि संविधानता भारत में जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यही जो आपका समानता का अधिकार में है। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या कि भारत के जो सभी नागरिक को विचार प्रकट करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्ति के विचारों के प्रचार से स्वतंत्रता प्राप्त है। शांतिपूर्ण और बिना किसी शास्त्रों के सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करने का स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा पॉइंट आपका मतलब था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी शोषण नहीं किया जा सकता है और कर सकता है। जैसे हरिजनों, स्त्रियों और भूमिहीन कृषकों का शोषण नहीं किया जाता, ये सबको को शोषण नहीं किया जाता है। 4 नंबर है कि देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म या धर्म का प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे अपना धर्म चुनने का अधिकार है, यही धार्मिक अधिकार है। अगर आप मुसलमान हैं तो हिंदू में आ सकते हैं, हिंदू है तो मुसलमान में आ सकते हैं। ये आपको धर्म, अगर आपको जो भी धर्म अच्छा लगता है उस धर्म में आप जा सकते हैं। इसी को कहते हैं धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो आपको धर्म में स्वतंत्रता प्राप्त हो। 5 नंबर का पॉइंट में बताता आपका कि देखिए संपत्ति का अधिकार की भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को उसके पास संपत्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए आपका जो 6 नंबर का जो आपका पॉइंट था कि संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा अधिकार जो शिक्षा संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों को प्रत्येक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। 7 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अधिकार का यह अर्थ है कि नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। जिसमें देखिए व्याख्या करने के लिए बोलते, इसलिए इसमें 7 को आपको बताया गया है। अगर आपको शॉर्ट में अगर पूछता है मौलिक अधिकार तो 6 को बताना है। 6 आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको वर्णन करने के लिए बोला था तो 7 इसमें लिखना जरूरी है। तो 7 को नोट करिए। देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि पूछा है कि शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता बताएं।
तो शीत ऋतु जो की अवस्था एवं उनकी विशेषता निम्नलिखित है। दिन गर्म और रात जो है ठंडा होता है। शीत ऋतु जो आपका नवंबर के आरंभ होकर फरवरी तक रहता है। देखिए यहाँ आपका जो शीत ऋतु होगा में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जो बढ़ने पर घटता है। भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होकर इनके जो है कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के जो है तट पर जो होती है। पश्चिमा की जो आपका ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। छठा आपका है या कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप शीतल काल में जो है वर्षा होती है या पर्वत पर हिमपात होता है। यही आपको जो 18 में जो शीत ऋतु के बारे में बताया गया था, तो इसको नोट करिए। हम लोग देखेंगे 19 नंबर में आपको जो है मानचित्र पर जो है पर्वतीय वनों को छायांकित करिए। यानी दिए गए जो आपको एक मानचित्र दिया गया है जो कि आपको मॉडल पेपर में है, उसको आपको पर्वतीय वन को जो है छायांकित करना है। कहाँ पर आपको जो पर्वतीय वन मिलेगा, तो देखते हैं इसका जो फिगर की तरफ, तो चित्र की तरफ चलते हैं। तो जैसे जैसे बता रहे हैं उसे आपको चित्र को रंगना है। तो देखिए आपको जो इसमें पर्वतीय वनों को छायांकित करना है, ठीक है। तो पर्वतीय वन कैसा होता है आपको, तो देखिए पर्वतीय वन आपका जो यहाँ हो जाएगा, यहाँ जितना भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ से लेकर और यहाँ आपका जो भूटान के बगल में ये अब आपका जो है पर्वतीय वन क्षेत्र में आ जाएगा। तो इसी को आपको जो है छायांकित करना है। इसके अलावा नीचे जितना भी दिया गया है, नीचे देखिए जितना भी दिया गया है नीचे आपको जो जितना यहाँ से नीचे दिया गया है और यहाँ पर इसको आपको जो है छायांकित नहीं करना है। एग्जाम में आपको सिर्फ यहाँ मुंडी, भारत का मुंडी को और यहाँ आपको जो इसको करना है। तो इसी तरह आपका जो सेट 2 कंप्लीट हो गया, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का सेट 2 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा सभी जो आपका सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सोल्यूशन कराया गया, तो उसे ना देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और आपको जो है इसके अलावा जो है मोस्ट वीवीआई सब्जेक्ट के प्रश्न का वीडियो भी अपलोड हो चुका है। अगर वे सबको अगर आप नहीं देखते तो कहाँ मिलेगा वीडियो का लिंक, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा। सभी को देख लीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।